सबके तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपने देश में अभी एक कॉन्क्लेव में आप बोल रहे थे कि हमारे सरकार की पहचान क्या है, स्पीड और स्केल। तो ये भी स्पीड और स्केल का ही एक उदाहरण है कि इसमें 3 वर्ष हुए, आपके आशीर्वाद और समर्थन मार्गदर्शन से ये कार्यक्रम हैकाथॉन शुरू हुआ। इसमें पहले वर्ष में 40,000 छात्र थे, पिछले साल 1 लाख छात्र थे और इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2 लाख छात्रों ने भाग लिया है और उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। और ये 2 लाख छात्रों ने मेहनत की, जो विषय सिलेक्ट किया उस पर कुछ काम किया और उसमें जो अच्छे आए उनको यहां आया है। दुनिया का ये सबसे बड़ा हैकाथॉन है और ये मुझे बहुत गर्व के साथ कहना पड़ेगा। आपने स्कूल से ही अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा एक शोध की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। वहां स्कूल के छात्र भी ओलंपियाड में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे ही ये एक नई शुरुआत है। अभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और आईआईटीज में रिसर्च पार्क्स बने हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हैं, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है और बाकी इनोवेशन के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। यह हैकाथॉन उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसलिए यह अनोखा है कि एक देश की एक समस्या को छात्रों को लगता है कि मैं इनोवेट भी कर रहा हूं और देश के लिए इनोवेट कर रहा हूं, देश को काम आएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण भावना है और इसलिए आज इन सब छात्रों के तरफ से, क्योंकि आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा रहा है नए नए काम करने का और इसीलिए इनोवेशन इंडेक्स में भारत जहां 87 स्थान पर था, आज 71 स्थान पर पहुंचा है और जल्दी ही हम आगे और बढ़ेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और एक पूरी इनोवेशन इकोसिस्टम, क्योंकि आपका यही विश्वास है कि जो देश इनोवेट करेगा वही आगे बढ़ेगा और इसलिए आपके मार्गदर्शन के लिए पूरे देश के छात्र आज राह देख रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमें मार्गदर्शन करिए। धन्यवाद प्रकाश जी। न्यू इंडिया स्मार्ट इंडिया के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे आप सभी युवा साथियों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। ये तीसरा अवसर है जब मैं निरंतर तकनीक के माध्यम से आप सभी से बातचीत कर रहा हूं। 2017 में जब से ये अभियान हमने शुरू किया है, तब से इसका निरंतर विस्तार होता रहा है। साथियों, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला सबसे बड़ा ओपन इनोवेशन मॉडल बनकर उभरा है, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 30,000 स्टूडेंट्स के साथ शुरू हुआ यह हैकाथॉन आज, जैसा प्रकाश जी ने बताया, 2 लाख की भागीदारी तक पहुंचा चुका है। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रयास सही है और हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, अभी तक जो 2 हैकाथॉन हुए हैं, उनमें से अनेक इनोवेटिव आइडियाज निकले हैं। इससे पहले सिर्फ सरकारें जुड़ी, सरकारी संस्थानों से जुड़ी समस्याओं को हैकाथॉन में शामिल किया गया, लेकिन इस बार इंडस्ट्री ने भी अपने प्रॉब्लम्स को आप सभी के सामने रखा है। इससे निश्चित रूप से आपके प्रयासों को भी विस्तार मिलेगा और एक इनोवेटर के रूप में भी आपको मार्केट में ज्यादा पहचान मिल पाएगी। साथियों, हमारी अर्थव्यवस्था
एक नए ट्रैक पर दौड़ रही है। जिस न्यू इंडिया के निर्माण में हम सभी जुटे हैं, वो इनोवेशन और स्टार्टअप्स की दुनिया में अपना झंडा गाड़ रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मामले में आज हम 57वें स्थान पर हैं, जबकि 2014 में हम 81 नंबर पे थे। यानी 4 वर्ष में 24 स्थानों का हमने जंप लगाया है। हम यहीं रुकने के मूड में नहीं है। बहुत ही जल्द हमें टॉप 25 में पहुंचना है। भारत आज दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप नेशन है। बीते 3-4 वर्षों में 15,000 से अधिक स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं। ये सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के लगभग हर जिले में फैले हैं। बड़ी बात यह भी है कि जो नए स्टार्टअप खुले हैं, उनमें से आधे देश के छोटे छोटे शहरों में हैं। इसी तरह देश के करीब 150 टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्वेस्टर्स में स्टार्टअप्स की संख्या को जो 3 वर्ष पहले तक 1600 थी, वो इस वर्ष 3000 तक पहुंच चुकी है। यानी 2 गुना वृद्धि, और वो भी इतने कम समय में। साथियों, इनोवेशन और स्टार्टअप, इसके लिए अगर ये पॉजिटिव माहौल बना है तो इसके पीछे कई ठोस प्रयास हैं। अटल इंक्यूबेशन मिशन से तो आप सब भली भांति परिचित हैं। देश भर के 5000 से अधिक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स आज काम करना शुरू कर चुकी हैं, जहां 6th क्लास में स्टूडेंट फ्यूचर टेक्नोलॉजी से सीधे परिचित हो रहा है। साथियों, गवर्नेंस और इंडस्ट्री की जो चुनौतियां आपके सामने अभी रखी गई है, उनके साथ साथ मैं अपने भी 1-2 आग्रह आपके बीच में रखना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि आप सब मेहनत करके उसके लिए भी कोई न कोई सॉल्यूशन लेके आएंगे। आप देखते हैं कि बच्चों से जुड़े अपराध, महिलाओं से जुड़े अपराध एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए इससे निपटना बहुत जरूरी है। क्या आप सभी एक ऐसे तकनीकी समाधान के बारे में सोच सकते हैं जहां घर से लेकर स्कूल और स्कूल से लेकर घर तक बच्चों की निगरानी का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हो सके, जिसमें घर और स्कूल के साथ साथ स्थानीय पुलिस स्टेशन और पेट्रोलिंग वैन भी रियल टाइम में एक्टिवेट हो जाए? इस प्रकार का इंटीग्रेटेड और स्मार्ट सिस्टम, जिसको सामान्य से सामान्य परिवार भी उपयोग कर सके, देश और समाज की बहुत मदद कर सकता है। इसी प्रकार क्या सड़क पर या गलियों में फल सब्जी जो बेचने वाले लोगों के लिए कोई ऐसा तकनीकी समाधान, ई मार्केट प्लेस जैसा कोई समाधान विकसित कर सकते हैं, जिससे बहुत ही लोकल स्तर पर होम डिलीवरी का एक आसान सिस्टम बन सके? साथियों, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को सिर्फ एक सालाना एक्टिविटी के तौर पर देखने के बजाय एक निरंतर प्रक्रिया के तौर पर देखना होगा। ये पूरे साल भर होता रहे,
ताकि कोई भी इंडस्ट्री या विभाग अपनी समस्या पोस्ट करें, उस पर कोई पुरस्कार घोषित करे। मुझे विश्वास है कि आप जैसे अनेक युवा साथी इससे जुड़ेंगे और समस्या का समाधान भी हो पाएगा। मुझे आप सभी पर, देश के मेरे एक एक युवा साथी पर पूरा भरोसा है। आप सभी न्यू इंडिया के नए आत्मविश्वास के आधार हैं। मुझे बताया गया है कि मुझे आप सबसे भी बातचीत करने का मौका मिलेगा, आपकी बातें सुनने का अवसर मिलेगा। तो चलिए संवाद का सिलसिला शुरू करते हैं। ग्रुप पहला है चितकारा यूनिवर्सिटी, राजपुरा, पंजाब। गुड इवनिंग सर। हाँ बताइए, कौन बोलेगा? सर माय नेम इज कीर्ति। थोड़ी आवाज Here I- बढ़ाइए आपकी। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। माय नेम इज कीर्ति। देखिए, Here I मुझे ऐसा बताया गया कि आपका ग्रुप कृषि क्षेत्र में काम कर रहा है। जी सर। आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीक पर काम कर रहे हैं। यस सर। ऐसी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर आप किस तरह से कृषि उपज को बढ़ाने, पानी की बर्बादी को रोकने और फर्टिलाइजर का सही इस्तेमाल करने में किसानों की मदद करेंगे? सर हमने एक आईओटी डिवाइस बनाई है जिसमें कि हम कई सारे सेंसर्स का यूज करेंगे, एक फील्ड पे लगाएंगे उन सेंसर्स को, उसकी हेल्प से हम डेटा लेंगे। लाइक हमने DHT11 सेंसर का यूज किया है फॉर डेंसिटी, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। हम वो रियल टाइम में डेटा फैच करेंगे उन सेंसर्स का यूज करके, और उसके साथ साथ हम सॉइल मॉइस्चर सेंसर का यूज करेंगे ताकि हम सॉइल की मॉइस्चर लेवल को ले पाएं। और उसके साथ साथ सर हमने एक AI सॉल्यूशन बनाया है डेटा बेस पे, मतलब मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स का अप्लाई करके उन सॉल्यूशन के बेस पे हम फार्मर से उनकी फील्ड की इमेज भी लेंगे। इन सभी के बेसिस पे हम ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हमारी जो क्रॉप है इसमें किस तरह की डिसीज है और हमें उसके लिए कौन सा पेस्टिसाइड्स यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ हम उन्हें ये भी बता पाएंगे कि हमें इस पेस्टिसाइड्स को इतनी मात्रा में अपनी फसल में उपयोग करना है ताकि ये फार्मर्स जो ज़्यादा या कम अमाउंट में यूज़ करते हैं, जो फसल में नुकसान होता है, उससे रोका जा सके। और जैसा कि हम जानते हैं कि ड्यू टू अनसर्टेन वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन फार्मर्स को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम अपने एप्लीकेशन में उन्हें ये भी बताएंगे कि आने वाले समय में वेदर की कंडीशन क्या हो सकती हैं। ये जो कि आप फार्मर्स एक जगह पे सेंसर लगा करके कर रहे हो, क्या इस काम को ड्रोन सिस्टम से भी किया जा सकता है? यस सर, किया जा सकता है। हम ये भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि जो हम डिवाइस बनाएंगे वो एक जगह फिट नहीं करेंगे, हम उनको उस डिवाइस का यूज करके हम जगह जगह का इनपुट ले सकते हैं फार्मर से। वो दैट डिवाइस विल नॉट बी स्टेबल एट अ सिंगल प्लेस। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी टोली ने सचमुच में, और पंजाब के लोग हैं तो एग्रीकल्चर की विचार आना बहुत स्वाभाविक है। और ये बात सही है कि हमारे यहाँ फसल में कोई बीमारी आती है तो उसको फैलते फैलते जरा भी समय नहीं लगता है और फिर हमारा किसान कोई उपचार नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप सिम्टम्स को मॉनिटर कर पाते हैं, इन सारी चीज़ों को देख पाते हैं, तो समय से रहते हमारा किसान सही निर्णय करके इसका उपयोग कर सकता है। आपने बहुत अच्छा धरती का काम किया है, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए ग्रुप 2 हम भुवनेश्वर चलते हैं। हाँ बताइए भुवनेश्वर। नमस्कार सर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। मेरा नाम प्रतिमा गौर है और मैं BM इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग सोनीपत से आई हूँ।
मैं FIS इंडिया और CV रमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का धन्यवाद करना चाहती हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टैक्स फ्रॉड हमारी कंट्री में बहुत ही गंभीर समस्या है। इसका सल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी टेक्निक का यूज़ किया है। हम ML यूज़ कर कस्टम एल्गोरिदम हमने डिज़ाइन करी है, जिसमें हम रियल टाइम डेटा सेट को प्रोसेस करेंगे। रियल टाइम डेटा सेट में हमने जो एस्पेक्ट्स लिए हैं वो हैं एक इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली खर्चे, खाना पीना रहना, उसके बच्चों की पढ़ाई पर होने वाला खर्चा। इस सब की अमाउंट को कैलकुलेट कर हम एक प्लॉट करेंगे, क्लस्टर्स प्लॉट करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा डेविएटिंग पॉइंट जो होगा, उस क्लस्टर से बाहर जो पॉइंट होगा, वो ये बताएगा कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रॉड बिहेवियर शो हो रहा है। अब प्रियांशु आपको क्लस्टरिंग मेथड के बारे में बताएंगे। नमस्कार सर। बिफोर कमिंग टू क्लस्टरिंग मेथड, मैं हमारे प्रोजेक्ट के बारे में आपको वर्किंग बताना चाहूँगा। हम यहाँ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज़ कर रहे हैं टू एक्सट्रैक्ट द रियल टाइम डेटा। अब यहाँ पर हम आधार कार्ड एंड पैन कार्ड से लिंक्ड डेटा को यूज़ कर रहे हैं। Now before this data will pass into our k-means algorithm, and this will project some clusters. Suppose we have clusters like high income, mid income and low income. Like these clusters will compare to the tax reported file which is by the taxpayer. Now we have our results, that is label data. Now we will forward this label data to artificial intelligence interactive chatbot, which will used by the tax officers and tax officials to calculate the desired information. And now over to Pratima. सर, हमारे मॉडल के कुछ फ़ायदे हैं। जैसा कि प्रियांशु ने आपको बताया कि हम रिजल्ट्स को कैलकुलेट करेंगे, इन्हीं रिजल्ट को रिकॉर्ड कर हम आगे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को पास करेंगे, जो कि नेसेसरी एक्शंस ले पाएँ अगेंस्ट द फ्रॉड्स। इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग जो आज बहुत ज़्यादा है वो कम हो जाएगी। अगर इसको मैं आम भाषा में बोलूँ तो जहाँ आज गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स को घर जाकर छापा मारना पड़ता है, वहीं वो हमारे मॉडल का यूज़ कर एक जगह पर बैठकर ये पता लगा सकते हैं कि इस जगह पर फ्रॉड होने की ज़्यादा चांसेस हैं। इसका तीसरा और सबसे अहम फ़ायदा ये होगा कि टैक्स पेयर्स की मात्रा बढ़ेगी। टैक्स पेयर्स की मात्रा बढ़ेगी तो हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, जो कि हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करेगी। धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिए हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो टैक्स पेयर है, ये उनको संतोष देगा कि ये सरकार में बैठे टैक्स कलेक्ट करने वालों को संतोष देगा? सर, मेजरली तो हमारी सरकार को फायदा करेगा, क्योंकि सरकार ही देश चलाती है। देश अच्छा चलेगा तो फिर नॉर्मल जनता को भी फायदा होगा। देखिए, मुझे लगता है कि आप लोगों की सोच बराबर है कि भाई सरकार में तो रेवेन्यू आना चाहिए, और टैक्स पेयर का तो हमने जितना सम्मान करिए उतना कम है। पहले के ज़माने में टैक्स पेयर को चोर बताया जाता था और समस्या वहीं शुरू होती थी। मैंने बदल दिया है, मैंने कहा टैक्स पेयर देश बनाता है, गलतियां करते उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन आपके इस इनोवेशन में भी टैक्स पेयर की सुविधा कैसे बढ़े, इस एंगल को भी अगर आप जितना ज़्यादा बल देंगे तो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन बनेगी। आप लोग कितने घंटे से काम कर रहे हैं? सर, सुबह 8:30 बजे से हमने कोडिंग शुरू करी थी। हाँ। और अब अभी तक हम उसी प्रोसेस में लगे हुए हैं। कुल कितने घंटे करेंगे? सर, 36 आवर्स। और कुल कितने कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आपकी टोली में हैं? सर, 25। तो फिर तो सारा एक हिंदुस्तान छोटा बन गया है आपका भुवनेश्वर में, सबका परिचय हुआ होगा। जी सर। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा आपने काम किया है। सरकार तो ज़्यादा खुश हो जाएगी आप पर, क्योंकि आपने सरकार का काम कर दिया है। धन्यवाद सर। Happy to see India's युवा शक्ति supporting
our measures for a clean and transparent economy. Thank you, friends. आइए ग्रुप 3 में चलते हैं. हाँ, तिरुपति. नमस्कार सर. सर मेरा नाम सृष्टि सरकार है. मैं जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा हूँ. अच्छा, हम भी सरकार हैं, आप भी सरकार हैं. सर आप देश के सरकार हो, मैं घर की सरकार लेकिन हूँ. हम टेम्पररी सरकार होते हैं. सर मैं जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा हूँ और मेरा टीम का नाम डेयरडेविल्स है और मेरे टीम के मेट्स मेरे साथ में बैठे हैं. सर आजकल का जो सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कुपोषण. सर आजकल के बच्चे कुपोषण से शिकार होते हैं. सर खास करके वो बच्चे कुपोषण से शिकार होते हैं जो कि आर्थिक दिक से उतने अच्छे नहीं होते हैं. तो सर और इसका रीजन ये होता है कि वो हम देश में जो नेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर बना हुआ है वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं. तो सर हमारा सोल्यूशन ये है कि हम नेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर और जो चेकअप कैंप्स एनजीओ वगैरह है उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं. तो जब एक एनजीओ एक एरिया का सर्वे करेगा तो वो अपना एक बच्चे का सारे डिटेल्स में वेट, हाइट, बीएमआई के साथ साथ फैमिली इनकम, और सर ऐसा हो ही सकता है कि एक एरिया में बहुत सारे रमेश हो, रोहित हो, तो इसके कारण उसका आधार कार्ड नंबर भी उसमें दे. और फिर मशीन लर्निंग के माध्यम से हम लोग कैटेगराइज करेंगे 3 कैटेगरी में. एक होगा सीवियरली एक्यूट मैल न्यूट्रिशन, एक होगा मॉडरेट एक्यूट मैल न्यूट्रिशन और एक होगा अंडर न्यूट्रिशन. अब सर जो सीवियरली एक्यूट मैल न्यूट्रिशन होगा सर उनके जो पीड़ित बच्चे होंगे उनका सब डिटेल्स नियरेस्ट जो एनआरसी नेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर है हमारा सोल्यूशन ही भेजेगा एक पेंडिंग रिक्वेस्ट के माध्यम से. सब जब पेंडिंग रिक्वेस्ट जब जाएगा तो सिर्फ ये नहीं जाएगा, ये भी जाएगा कि वो बच्चा बिलो पॉवर्टी लेवल है कि अबव पॉवर्टी लेवल है. अगर सर वो बच्चा बिलो पॉवर्टी लेवल होता है तो उसका चिकित्सा पूरा फ्री में होगा, और अगर वो अबव पॉवर्टी लेवल होता है तो उसका चिकित्सा के कुछ मिनिमम अमाउंट लगेगा. सर अब ऐसा हो ही सकता है कि उस एनआरसी में उस टाइम कोई बेड अवेलेबिलिटी ना हो, तो गूगल मैप एपीआई के माध्यम से हम लोग ने नियरेस्ट, उसके अलावा भी जो नियरेस्ट एनआरसी है उसका भी ट्रेस लगाएंगे. तो उसके बाद वहां भी अगर इधर से नेगेटिव रिस्पांस मिलता है तो उधर भी पेंडिंग रिक्वेस्ट जाएगा, और अगर वहां से पॉजिटिव रिक्वेस्ट मिल जाता है तो वो बच्चा वहां जाके एडमिट हो जाएगा. सर इसका हमने एक फ्यूचर एनहांसमेंट भी सोचा है कि अगर सर हम लोग नियरेस्ट एनआरसीज का एक हेल्थ रेट इंडेक्स चेक करें कि एक बच्चे का प्रोग्रेस, एक नहीं बहुत सारे उस एनआरसी में जितने बच्चे एडमिटेड है उनका प्रोग्रेस किस ग्रोथ से बढ़ रहा है, तो सर ये एक स्केलिंग अप ऑफ द आइडिया हो सकता है, और सर ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल भी हो सकता है. थैंक यू सर, धन्यवाद. एक तो मुझे खुशी हुई कि आपको पूरी समस्या की समझ है, इसलिए आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई. नहीं तो कभी क्या होता है कि ये समस्या कितने प्रकार से उसकी समस्या को बढ़ाने के कारण होते हैं वो ज़्यादा पता नहीं होता है. लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस पर आप सोच सकते हैं. क्या स्कूल इसका क्या उपयोग करे, उसके यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके रेगुलर मॉनिटरिंग का क्या हो, इसकी कोई व्यवस्था हम सोच सकते हैं क्या. दूसरा, सरकार की ढेर सारी योजनाएं होती हैं, केंद्र सरकार की भी होती हैं, राज्य सरकार की भी होती हैं. एक बच्चा 3 स्कीम का लाभार्थी होता है, दूसरा बच्चा दूसरी 3 का लाभार्थी होता है, और ये बिखरा हुआ होता है. और बिखरा हुआ होने के कारण उसका एक जो कंपोजिट इम्पैक्ट आना चाहिए और परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है. इस समस्या का भी समाधान इसमें अगर आप ढूंढ सके तो ढूंढिए. तीसरा, मैं तो कोई आप जैसे बहुत बड़ा हाईली टैलेंटेड टेक्निकल दुनिया को जानने वाला इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं छोटे छोटे प्रयोग करता रहता हूं. तो मैंने एक प्रयोग किया था गुजरात में जब था, तो मैंने क्लास 1 ऑफिसर्स को कहा कि आप एक एक आंगनवाड़ी को उसके गार्डियन के रूप में दत्तक ले लीजिए. फिर मैंने दूसरा कहा कि आपके मोबाइल फोन पर जो तंदुरुस्त बालक होता है, पहले के जमाने में वो मर्फी रेडियो में एक बालक की फोटो आती थी, बड़ी पॉपुलर हुआ करती थी, तो मैं उनको कहता था ऐसी एक फोटो रखो. बगल में
ये जो बच्चा है आपका, आंगनवाड़ी के बच्चे, उसकी फोटो बगल में रखो और उनकी माँ का बताओ कि बताओ तुम्हारा बच्चा ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो कोई माँ ऐसी नहीं होगी कि जिसकी इच्छा नहीं होगी उसका बच्चा तंदुरुस्त हो, हंसता हो, दौड़ता हो। हर माँ की इच्छा होगी। उसके अंदर इंस्पिरेशन जगाओ, उसको प्रेरित करो, फिर महीने महीने उसकी फोटो डालते चलो, बच्चे का सुधार मैंने कहा दिखाते चलो। अब देखिए, गरीब से गरीब माँ भी जरूर चिंता करेगी बच्चे के लिए। क्या ऐसा जन भागीदारी वाला कोई एलिमेंट अगर आपकी टोली सोच सकती है तो इस पर भी आप दीजिए। भले इन 36 घंटे में नहीं होता तो कोई बात नहीं, अपने तरीके से एक ऑनलाइन ग्रुप बना करके आप माथापच्ची करते 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 2-4 महीने में भी कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा। एंड ग्लैड द डेयर डेविल्स आर डेयरिंग द ड्रीम टू फाइट वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट चैलेंज ऑफ माल न्यूट्रिशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। आइए हम ग्रुप 3 में चलते हैं, खड़गपुर। Very good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। I feel really blessed to get this opportunity to present myself to express my words in front of you. So my name is Diksha Haryal and I am from Uttarakhand. I am pursuing my BTech from University of Petroleum and Energy Studies. And basically हमारा आइडिया डिसलेक्सिक पीपल पे बेस्ड है। डिसलेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि हम तारे ज़मीं पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। तो कोई but 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी। हाँ सर, आएगी। तो सर बेसिकली फिर तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। सर इंडिया में 35 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो डिसलेक्सिक होते हैं, बट अर्ली स्टेज पे इसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा पाता है और ना ही इसके लिए ऐसा कोई मेडिकेशन अवेलेबल है। तो फिर ये चीज़ खाली उसके मेंटर्स या फिर उसके जो बहुत क्लोज पीपल होंगे उन्हें पता लग सकता है कि वो एकेडमिक्स में लैग बिहाइंड कहाँ कर रहा है, क्योंकि ये खुद वो बच्चा नहीं समझ पाता कि उसे लेटर्स जो होते हैं वो जंप करते हुए दिखते हैं, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं होती। सो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली उन्हें टेस्ट करेगा हर एक लेवल पे, फ्रॉम लेवल 0 टू लेवल 4, एंड उनकी टेस्टिंग के बेसिस पे उन्हें स्कोर मिला करेगा, जिसका हम एनालिसिस और प्रिडिक्शन करेंगे और उस टेस्टिंग के बाद हम उन्हें ट्रेन करेंगे कि कहाँ वो लैग बिहाइंड कर रहे हैं। इन बच्चों का क्लिनिकल एनालिसिस ये एलिमेंट होगा इसमें, क्योंकि हर एक में प्रॉब्लम तो यही होगा, लेकिन प्रॉब्लम के उसके रिफ्लेक्शन अलग अलग प्रकार के होंगे, उस प्रॉब्लम को देखने के उसके तरीके में समस्या होगी। तो इसके संबंध में कुछ इसमें से आंसर मिलेगा? सर वी आर इंटरेक्टिंग विद द साइकेट्रिस्ट राइट नाउ, और हम उनके थ्रू हम वी आर लाइक एन इंटरमीडिएट फॉर देम, एंड देयर विल बी अ चैटबॉट मेंटेन फॉर दैट आल्सो, कि जिनसे वो हमें उनकी तरफ की बात पता चल सके और उसके हिसाब से हम एज एन इंटरमीडिएट उनके तरफ वो सारी अवेलेबिलिटीज प्रोवाइड कर सकें जिस चीजों में उन्हें दिक्कत हो रही है। Thank you, young friends. I am not surprised that a team working in IIT is working on education sector. Someone else want to talk something? Good evening, sir. My name is Ankit Nalkar. My name is Ankit Nalkar, representing team Edison. Sir, हमारी टीम ने एक एप्लीकेशन बनाया है on the basis of augmented reality. आजकल के छात्रों की ये समस्या है कि वो लोग पढ़ते नहीं है, इंटरेक्शन नहीं रहता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में।
सो हमारा ये सॉल्यूशन है कि लाइक स्टूडेंट्स और टीचर्स में और उनको एक फन लर्निंग एक्सपीरियंस आने के लिए हम लोग ने एक एप्लीकेशन बनाया है जिससे कि स्टूडेंट्स वो जो मार्कर है, मतलब जो टेक्स्ट बुक्स में जो फिगर्स है उसको 3D में एनालाइज करके कौन सी भी एंगल को डायरेक्शन करके वो लोग विजुअलाइज करेंगे कि कहाँ रिपकेज है, कहाँ एज यू कैन सी इन द इमेज, कहाँ कॉलर बोन है वगैरह वगैरह। यानी एक प्रकार से 3D रचना है। या सर डेफिनेटली। और ये मोबाइल हो रहा है अंदर भी। या सर द एल्गोरिथम इन बैक एंड वर्क्स। सो हमें लगता है कि ये सॉल्यूशन आगे जाके स्टूडेंट्स को एक इंटरैक्टिव प्रिविलेज देगा, स्टूडेंट्स की मेंटल और फिजिकल डेक्सटेरिटी भी बढ़ेगी और क्लास पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा जो आजकल के छात्रों में कम है। हमारे स्टूडेंट्स होते तो बहुत होशियार बट टीचर्स से मिलजुलना मुश्किल होता है सर। सो ये एक फन वे लर्निंग होगा पाथ। सो दिस में बी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स एंड सॉल्यूशन। Dear Ankit and team, I am proud of your innovation and compassion. An educated India is an empowered India. What you are doing today will help several Indians in the times to come. Thank you. आइए ग्रुप 5 पर चलते हैं। बिहार, पटना। नमस्ते सर, मेरा नाम नमस्ते। निशिता गोयल है। मैं भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग न्यू दिल्ली से हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा सोल्यूशन है वो फ्यूल एफिशिएंसी के अराउंड काम करेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में हर साल बहुत भारी मात्रा में फ्यूल का इंपोर्ट होता है एंड जिसकी वजह से बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज में हम लोगों को लॉस होता है। तो मैं और मेरी टीम इसी पर काम करने वाले हैं, जिसमें हम ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ने जो हमें प्रॉब्लम दी है, हम उसका इस तरीके से सोल्यूशन निकालेंगे कि हम एक व्हीकल का बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे बहुत अलग अलग तरीके से उसकी जानकारी लेंगे, उसके अलग अलग हिस्सों से, जैसे ब्रेक, टायर, एक्सेल और भी बहुत सारी जगहों से, और उन सबको इंटीग्रेट करके मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी बड़ी तकनीकों से का इस्तेमाल कर कर उसका एक सोल्यूशन बनाएंगे, जिससे जो ड्राइवर है वो खुद पता कर पाएगा कि उसकी गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है। इसका मतलब है कि गाड़ी आपको खुद बताएगी कि उसके अंदर क्या दिक्कत है, और ना कि आप इससे बहुत सिर्फ बड़े बड़े पैरामीटर्स को देख सकते हैं, बल्कि आपको छोटी सी छोटी चीज का भी पता रहेगा कि हाँ अब यहाँ पे ये गड़बड़ आ रही है, और आप उसको टाइम बाय टाइम मॉनिटर कर पाएंगे। तो इससे हम बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ना कि सिर्फ बड़े बड़े जो पार्ट्स होते हैं उन्हीं से फ्यूल की एफिशिएंसी अफेक्ट होती है, बल्कि जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, जो गाड़ी के थोड़ा एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि टायर, उन सब से भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। जैसे कि टायर के प्रेशर के कम और बढ़ने से फ्यूल की एफिशिएंसी में बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। तो हम सब ना कि सिर्फ इंटरनल पैरामीटर्स को कंट्रोल करेंगे, जबकि हम एक्सटर्नल को भी कंट्रोल करेंगे। तो जिससे फ्यूल एफिशिएंसी से हमें दो तरीके के फायदे होंगे कि एक तो हम अपना फ्यूल जो है वो कंज्यूम करेंगे, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा मेजर नीड है आज की, और ऊपर से अगर फ्यूल का कम कंजप्शन होगा तो डेफिनेटली पोल्यूशन कम होगा, और जिससे कि हम अपनी हेल्थ को भी मॉनिटर कर पाएंगे, हेल्थ का भी ध्यान रख पाएंगे। इससे जो व्हीकल चलाने वाला व्यक्ति है उसको कोई सिग्नलिंग मिलेगा क्या ऑटोमेटिक कि देखो भाई Yes, तुम्हारा sir. ये डिफेक्ट है, जिस डिफेक्ट के कारण ये समस्या हो रही है? यस सर, हर पैरामीटर पे उसी को ये सिग्नल मिलेगा, और उसके बाद उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको देखना चाहता है। अगर वो चाहे तो वो उसको तभी की तभी सही कराकर हर चीज को सही रख सकता है, और इससे जो बड़ा आगे छोटी छोटी चीजों के खराब होने की वजह से जो आगे बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है वो उससे भी बच सकता है। तो ये उसी को सिग्नल अच्छा, मिलेगा कि रोड तुम्हारी कंडीशन खराब हो, रोड कंडीशन के वेरिएशंस के कारण भी एनर्जी सेविंग की समस्या खड़ी होती है, उसको भी इसमें रिफ्लेक्ट होगा क्या? हाँ सर, हमने जैसे इसके लिए अलग तरीके के सेंसर्स यूज किए हैं, तो जिससे हम वाइब्रेशंस वगैरह के थ्रू पता लगा सकते हैं कि हाँ ये वाले पैरामीटर अब अफेक्ट हो रहे हैं, तो हम उससे देख सकते हैं कि हाँ ये चीज कैसे खराब हुई। ट्रैफिक जाम, व्हीकल का रुक जाना या व्हीकल स्पीड से जाना, इसके कारण जो फ्यूल कंजम्पशन में वेरिएशंस आता है, उसका भी इसमें कोई रिफ्लेक्शन मिलेगा? सर
स्पीड कंट्रोल का हम ध्यान रखेंगे और ट्रैफिक के खराब हो जाने का हमने यही किया है कि हम हर एक लेवल पर उसको देखने वाले और आप मतलब यूजर को बताने वाले हैं कि हाँ अब ये खराबी है, तो वो छोटी छोटी चीजें उसे पता चलेंगी तो वो एक बड़े नुकसान को होने से बचाएंगी। तो इस तरीके से हम उसको करेंगे। थैंक यू young friends. I like how youngsters are using technology for a better planet. Thank you very much. आइए मणिपाल चलते हैं। हाँ मणिपाल, कौन बात करेगा? नमस्ते सर, मेरा नमस्ते। नाम रत्ना शर्मा है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ से यहाँ आई हूँ SIH में पार्ट लेने के लिए। नमस्ते सर, मेरा नाम बुशरा अलीम है। मैं हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से यहाँ मणिपाल आई हूँ। सर, जैसे कि हमें पता है हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो दिव्यांग हैं, जो लोग सुन नहीं सकते या कम सुन सकते हैं, तो हम लोगों ने उनके लिए उनकी मदद करने के लिए और जो हमारे अच्छा, ऐसे बच्चों के लिए क्या करोगे जो किसी की सुनने को तैयार नहीं है? चलिए आगे। सर उनका तो भी नहीं सोचा है, पर उन लोगों के और हमारे बीच में जो एक कम्युनिकेशन, खैर आप सब तो सुनते ही होंगे। उसको ब्रिज करने के लिए हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाई है जो ना सिर्फ हिंदी और इंग्लिश बल्कि उसके अलावा जो अन्य भारतीय भाषा जैसे तेलुगु, तमिल, गुजराती, मराठी, उनको भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। अब अगर मेरे को कोई फॉरेन वर्ड में डिफिकल्टी आती है तो मैं सबसे पहले उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करती हूँ, तब मैं उसको समझ पाती हूँ। मगर आज के टाइम पर भी कोई ऐसा टूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो इंडियन लैंग्वेजेस को साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। तो इस एप्लीकेशन के जरिए वो ना सिर्फ कोई भी मैसेज आया या कोई टेक्स्ट ईमेल आया, उसके अलावा कोई न्यूज़ चल रही है हिंदी में या इंग्लिश में या कोई रेडियो कमेंट्री चल रही है, उसको भी वो साइन लैंग्वेज में साइमल्टेनियसली देख पाएंगे। इसको हम एक्सटेंड करना चाहते हैं कि अगर वो इंसान अपने बारे में कुछ बताना चाहे, खुद बोलना चाहे, तो हम उसके स्मार्टफोन का कैमरा एक्सेस करके उनके साइंस को रीड करेंगे एंड उसको हमारी भाषा में कन्वर्ट कर सके ताकि कम्युनिकेशन टू वे हो पाए। सर, हमारी ऐप का प्रमुख फीचर ये है कि वो बिना इंटरनेट के चलेगा और ये बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ताकि इंटरनेट रहित क्षेत्रों में ये आसानी से इस्तेमाल हो सके। और ये तो एक सिद्ध फैक्ट है कि हम कोई भी चीज़ गेम के माध्यम से बहुत आसानी से सीखते हैं, इसीलिए हम अपने ऐप में गेमिफिकेशन कर रहे हैं। हम एक गेम डाल रहे हैं जिसके इस्तेमाल करने से कोई भी व्यक्ति साइन लैंग्वेज जो चिन्ह है इंडिया के वो बहुत आसानी से समझ सके। और हमने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है जिससे हम यूजर की गतिविधियों का रिकॉर्ड रख रहे हैं, जिसके बेसिस पर हम उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। अगर यूजर ज्यादा गलती करता है तो हम उसे एक आसान लेवल खेलने को देते हैं ताकि वो सीख सके, और अगर यूजर सही से खेल रहा है तो ही हम उसे नया कठिन लेवल देते हैं। और जो हमारा अनुवाद का सेक्शन है, ट्रांसलेट का सेक्शन है, उसमें हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया है, जिससे जो ये हमारे जो जब हम साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो कंजंक्शंस होते हैं और जो आर, एम, इज होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो इसीलिए हम साइन लैंग्वेज में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हुए इन वर्ड्स को फिल्टर आउट करते हैं ताकि हमारा अनुवाद की प्रक्रिया ज्यादा आसानी से हो सके। और सर, हम इसमें एक रिवर्स फंक्शनैलिटी भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो प्रोसेसिंग के थ्रू, ताकि जो यूजर जो हमारा डेफ पर्सन है, जो दिव्यांगजन है, वो जब साइन करें तो हम कैमरा से कैप्चर कर लें उसे और उसको हम प्रोसेस करके उसका टेक्स्ट दिखा सकें। पहले के जमाने में और खास करके जो फॉरेंसिक साइंस वाले लोग हैं, वहाँ एक बड़ी प्रतिभा विकसित होती है। बहुत कम लोग इसके जानकार होते हैं, जिसमें लिप मूवमेंट के आधार पर वो तय कर सकते हैं कि ये दो लोग 200 मीटर दूर है, बात तो सुनाई दे रही है, लेकिन उसके लिप मूवमेंट से वो तय कर सकते हैं इन्होंने यही बात की होगी। क्या कभी इस दिशा में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हो सकता है
ताकि एक साइंटिफिक विधा व्यवस्था खड़ी हो कि जिसमें और उसके कारण जो बच्चे इस तकलीफ में हैं वो बाकी साइनेजिता तो उपयोग करें, लेकिन साथ साथ अपने लिप मूवमेंट से भी वो चीजों को कन्वे कर सके। इज इट पॉसिबल? हमने जो अपना अनुवाद का सेक्शन रखा है उसमें हमने अभी के लिए जो एनिमेशंस रखे हैं उसमें हमने लिप मूवमेंट रखे हैं ताकि जो दिव्यांगजन है वो एक्शंस के साथ साथ लिप मूवमेंट के साथ भी उसे कनेक्ट करके ज्यादा अच्छे से समझ सके। अच्छा, दुनिया में सबसे पहले साइनेज की दुनिया कब से चलती होगी और सबसे बड़ी ताकतवर साइनेज क्या चली होगी दुनिया में? आपने देखा होगा 6 महीने का बालक हो तो भी उसकी मां ऐसे आंखें करती है, वो क्या कहने चाहता है बच्चा समझ जाता है। होता है कि नहीं होता है? साइनेज की ताकत, आंख से मैसेजिंग। घर में परिवार के लोग बैठे हो, मेहमान बैठे हो और पतिदेव कुछ गलती कर दें तो पत्नी जिस प्रकार से आंख ऐसे हिलाती है तो चुप हो जाते हैं। तो ये साइनेज की ताकत मालूम है? चलिए, मुझे अच्छा लगा। आजकल इस टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत है। हमने एक बहुत बड़ा कानून में परिवर्तन किया। पहले हमारे देश में जैसे विविध भाषाएं हैं वैसे हर राज्य की अपने अपने तरीके के साइनेजेस थे और उसके कारण एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य के साथ भी दोनों साइनेजेस का नॉलेज होने के बाद भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। अभी भारत ने कानून बना करके सारे देश में कॉमन साइनेजेस और वो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड की, ताकि हमारे ऐसे व्यक्ति दुनिया के कहीं पर भी जाएं तो उसको वो साइनेजेस कॉमन होगी तो चल जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आप ये जो सॉफ्टवेयर से मदद कर रहे हैं, मैं समझता हूं बहुत ही उपकारक होगा और ये एक प्रकार से दिव्यांग जनों के लिए एक बहुत बड़ी सेवा होगी। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। मानवतापूर्ण इस काम की दिशा में आप सब नौजवानों ने सोचा और मुझे विश्वास है कि दिव्यांग जन की जिंदगी सुगम बनाने में आपका ये प्रयास अपने आप में बहुत काम आएगा। आपको तो 36 घंटे काम करना है, मुझे तो अभी जाके सो जाना है, तो मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगा, भले देर रात हुई लेकिन देश भर के ऐसे प्रतिभावान युवकों के साथ, युवक और युवतियों के साथ मुझे बात करने का मौका मिला और मुझे बताया गया कि इसके पहले जो हैकेथॉन हुए हैं उसमें जो बेस्ट परफॉर्मर थे तो प्राइवेट कंपनियां उनको ढूंढने गई कि भाई ये इनोवेटिव हैं, सोचने वाले हैं, इन बच्चों को अपनी कंपनियों में उठा उठा करके ले गए सब लोग। तो एक प्रकार से इस में हिस्सेदार बनना, सिलेक्ट होना, ये अपने आप में आपकी भी मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ा देगा। आप अपने प्रोफाइल को बहुत ताकतवर बना सकते हैं और मैं चाहता हूं कि दुनिया को पता चलना चाहिए कि हमारे यूथ के माइंड में समस्याओं के समाधान पड़े हुए हैं। अगर मौका देंगे तो समाधान खोज के लाएंगे, समाधान करने का रास्ता बताएंगे, समाधान करने के साधन बताएंगे और अगर सब मिलकर के काम करेंगे तो परिणाम भी मिलेगा। माय यंग फ्रेंड्स, दिस इज इंटरेक्शन वाज ट्रूली मेमोरेबल। I got a glimpse of the excellent work you are doing. Given a choice, I would have loved to listen to many more innovators, but I'm sure we have other opportunities to interact in the times to come. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बधाई।